नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में हम लोकतंत्र को अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। इस व्यवस्था में बहुत जरूरी है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित किया जाए। इस अध्याय की शुरुआत बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं से हुई है, क्योंकि ये दोनों घटनाएं हमें बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। और इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि ये चैप्टर ही सत्ता की साझेदारी है, तो ये टॉपिक को समझना तो जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के 2 दिलचस्प कहानियों से। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। आइए पढ़ते हैं। तो बेल्जियम देश की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है, और इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी हमारे जो हरियाणा है उसकी आबादी से करीब आधी है। लेकिन है तो ये बहुत छोटा सा देश, परंतु इसकी जो जातीय बनावट है वो बहुत जटिल है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे जातीय का मतलब समझो। जातीय का मतलब होता है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। किसी भी जातीय के समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसा समूह के लोग सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ये तो हुई पूरे देश की बात, लेकिन इसकी राजधानी जो कि ब्रुसेल्स है, ये वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस देश में जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। फिर इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, और इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का सबसे भयानक रूप ब्रसेल्स में दिखा। ये एक विशेष प्रकार की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वे कमज़ोर और अल्पमत थे। तो अभी तक हमने बेल्जियम की समस्या के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब इस स्थिति की तुलना एक और देश से की गई है, जो कि श्रीलंका है। तो आइए अब हम श्रीलंका में किस तरह की समस्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीलंका एक बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर, परंतु ये आबादी कई जातीय समूहों में बटी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जो कि कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिल है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। और फिर तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। इसमें जो सिंहली भाषा के लोग हैं वो अधिकतर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें कुछ तो हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब ये पूरी परिस्थिति श्रीलंका की अब ये विचार करने योग्य है कि इन दोनों देशों की इस जटिल स्थिति में क्या हो सकता था। जो बेल्जियम में डच भाषी लोग थे, वे अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप दे सकते थे।
इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती और इससे भी संभव था कि देश बढ़ जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते और इधर श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो अब ये जानने के लिए कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 आपके लिए जल्द उपलब्ध होगा। धन्यवाद।